जय माता दी मित्रों, नमस्कार। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके हिंदी ज्ञान ऊर्जा पे। तो हम लोग 53 प्रश्न कर चुके थे आदिकाल से और 54 प्रश्न है। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? पौमचर्यु में किसका वर्णन है? शिव का, सीता का, भरत का या राम का? तो पौमचर्यु में राम का वर्णन है। और ये किसकी रचना है पौमचर्यु? तो ये किसकी है? स्वयंभू की है। स्वयंभू की है पौमचर्यु। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। और पौमचर्यु जो है इसका और भी नाम है। क्या नाम है? पद्मचरित। पद्मचर्यु, एक मिनट लिख दें। पद्मचरित है और जैन रामायण भी इसे कहा जाता है। इसकी भाषा कैसी है? तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड हैं। पौमचर्यु में कितने कांड हैं? तो 5 कांड हैं। पौमचर्यु में 5 कांड हैं। विद्याधर कांड है, अयोध्या कांड है, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। पौमचर्यु में पूछे कितने कांड है? तो 5 कांड है। और ये प्रश्न जो है DSSB TGT में आया हुआ प्रश्न है। पौमचर्यु में राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है। पौमचर्यु में किसकी कथा है? तो राम की ही कथा है, लेकिन वो जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करके प्रस्तुत किया गया है पौमचर्यु। पौमचर्यु में 5 कांड है और पौमचर्यु को पद्मचरित या जैन रामायण भी कहा जाता है। और पौमचर्यु की भाषा कैसी है? तो अपभ्रंश भाषा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ किस भाषा में है? खड़ी बोली, उर्दू, अवधी या ब्रज? तो किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है ना। अमीर खुसरो की मुकरियाँ जो हैं ये खड़ी बोली में है और ये भी DSSB TGT में आया हुआ प्रश्न है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इनका अबुल। पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? तो अबुल हसन था ना। अबुल हसन किसका? अमीर खुसरो का। और ये किसके शिष्य थे? यानी इनके गुरु का नाम क्या था? तो निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम था। निजामुद्दीन इनके गुरु का नाम था। और अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। और अमीर खुसरो के ग्रंथ 100 बताए गए हैं। विद्वानों ने अमीर खुसरो के ग्रंथ कितने बताए हैं? 100 बताए हैं। लेकिन खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि इनकी प्रमुख रचना है। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है। डिंगल भाषा का अर्थ बताना है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या होता है? अवधी और ब्रज के योग से बनी भाषा, हरियाणवी मिश्रित राजधानी भाषा, अर्धमागधी या अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी यही सही है। क्या है? डिंगल। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी ये डिंगल भाषा होती है। डिंगल और पिंगल ये साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल और पिंगल ये क्या है? ये साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। डिंगल जो है पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं मिलती हैं। डिंगल में किसकी रचनाएं मिलेंगी आपको? तो वीर रस की रचनाएं मिलेंगी। और पिंगल में क्या है? तो इसमें श्रृंगारिक रचनाएं मिलती हैं। पिंगल में श्रृंगारिक रचनाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान बताना है कि अमीर खुसरो का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर में है, इटावा, एटा, बिहार। तो अमीर खुसरो का जन्म होता है एटा में। अमीर खुसरो का जन्म एटा में होता है। और कब होता है अमीर खुसरो का जन्म? 1253 ईस्वी में। एटा कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश पटियाला नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित
हमने अभी देखा है कि खालिक बारी, दो सुखने, पहेलियाँ और मुकरियाँ हैं। आगे प्रश्न देखते हैं कौन सा है। प्रश्न है कि शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार का नाम रचनाकार कौन है। शुक्ल जी के अनुसार पूछा है कि शुक्ल जी ने हमीर रासों के रचनाकार किसे माना है। रूपचंद्र, जज्जल, विद्याधर या सारंगधर। तो ऑप्शन नंबर डी, शुक्ल जी ने हमीर रासों की रचनाकार सारंगधर को माना है। और ये जो है ये 14वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। कब के हैं? 14वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। इसमें क्या है तो प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर है। मतलब ये 14वीं शताब्दी के ग्रंथ हैं। और शुक्ल जी ने हमीर रासों के रचनाकार सारंगधर को माना है। और राहुल सांस्कृत्यायन जो हैं ये राहुल मानते हैं जज्जल को। राहुल राहुल जो हैं हमीर रासों के रचनाकार जज्जल को मानते हैं। और शुक्ल जी सारंगधर को मानते हैं। और सारंगधर का समय शुक्ल जी 14वीं शताब्दी बता रहे हैं। प्राकृत पेंगलम, जिसके अनुसार लक्ष्मीधर है। अच्छा, प्राकृत पेंगलम किसका है तो ये लक्ष्मीधर की रचना है। और जिसके लक्ष्मीधर है, जिसके कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की गई है। अच्छा, प्राकृत पेंगलम किसने लिखा है तो लक्ष्मीधर ने लिखा है। और प्राकृत पेंगलम के कुछ छंदों के आधार पर ही हमीर रासो की कल्पना की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यापति ने किस भाषा में काव्य की रचना की है। राजस्थानी भाषा, प्राकृत भाषा, मैथिली भाषा और ब्रज भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्यापति ने मैथिली भाषा में काव्य की रचना की है। और मैथिली ही नहीं, इन्होंने संस्कृत में बहुत सी काव्य लिखे हैं। संस्कृत में अवहट्ट में दो हैं, कीर्तिलता और कीर्तिपता का दो हैं इन। और संस्कृत, मैथिली, अवहट्ट तीनों भाषाओं में इन्होंने रचना की है। अगर यहाँ मैथिली न रह के अगर अवहट्ट या संस्कृत दिया रहे तो ऑप्शन नंबर वही सही होगा। और इन्हें जो विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। विद्यापति का जन्म कब होता है? विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में होता है। और इनकी जो पदावली है, पदावली की रचना जो किया है मैथिली ने, विद्यापति ने, उसी के आधार पे इनको मैथिल कोकिल कहा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को क्या कहा है? नागिन की लहर कहा है। प्रश्न ये बहुत बनते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? संस्कृत, हिंदवी, रेखता, हिंदुस्तानी। तो हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है ना अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। और खुसरो निजामुद्दीन औलिया इनके शिष्य थे, हम लोग पढ़े। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे यानी अमीर खुसरो। और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना ही जाता है। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना गया है। कीर्तिलता की भाषा क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि कीर्तिलता की भाषा क्या है? अवधी, मिश्रित अपभ्रंश, ब्रज या प्राकृत। तो ये मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या अवहट्ट है। अब मिश्रित अपभ्रंश कहिए या अवहट्ट कहिए। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है। कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया है किसने? ये विद्यापति ने। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी थे। तो कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किसमें है? तो कीर्ति लता में है। कीर्ति लता, ये बहुत कंफ्यूज करता है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। तो कीर्ति लता में कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। और ये जो थे विद्यापति, ये शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे।
अगला प्रश्न देखते हैं। बालचंद बिज्जावही भाषा, दुहन नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये विद्यापति की किस रचना की पंक्ति हैं? विद्यापति के किस रचना की पंक्ति हैं कि बालचंद बिज्जावही भाषा, दुहन नहीं लग गई दुज्जन हासा? किसकी पंक्ति है ये? कीर्ति पताका, लिखनावली, भू परिक्रमा या कीर्ति लता। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीर्ति लता। ये कीर्ति लता में की पंक्तियां हैं कि बालचंद बिज्जावही भाषा, दुहन नहीं लग गई दुज्जन हासा। ये कीर्ति लता की पंक्तियां हैं। और यह जो है अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये दोनों जो है अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। किसमें है? अवहट्ट में रचित ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे ये विद्यापति को क्या कहे हैं कि श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहे हैं। विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कहे हैं। और कीर्तिलता की रचना कैसे है? तो भृंग भृंग संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता भृंग भृंग संवाद के रूप में इसकी रचना हुई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है? बताना है आपको कि निम्न में से कौन सी अमीर खुसरो की रचना नहीं है। पहेलियाँ तथा मुकरियाँ, पुरुष परीक्षा, दो सुखने, खालिक बारी। कौन सी नहीं है इसमें से अमीर खुसरो की? तो पुरुष परीक्षा ये अमीर खुसरो की नहीं है। ये किसकी है? पुरुष परीक्षा। तो ये है विद्यापति की। ये किसकी है? ये है विद्यापति की है पुरुष परीक्षा। और पुरुष परीक्षा जो है इन्होंने संस्कृत भाषा में लिखा है। और ये अमीर खुसरो की तो पहेलियाँ हैं, मुकरियाँ, दो सुखने और खालिक बारी, ये सब अमीर खुसरो की रचना है। और खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते ही हैं अमीर खुसरो। हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इसको। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है? निर्गुण भक्ति धारा के कवि नहीं है। रैदास, नानक, कबीर, विद्यापति। तो निर्गुण भक्ति धारा के रैदास भी हैं, नानक भी हैं, कबीर भी हैं। पर ये जो विद्यापति थे ये निर्गुण के नहीं थे, ये सगुण भक्ति के। और ये विद्यापति जो है सगुण भक्ति थे ना, आदिकालीन भक्त और श्रृंगारिक कवि हैं ये। विद्यापति किस संप्रदाय से थे? तो विद्यापति स संप्रदाय के कवि थे, स संप्रदाय के। और विद्यापति को मैथिल कोकिल, अभिनय जयदेव, खेलन कवि आदि की उपाधि दी गई है। किसको? विद्यापति को। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम बताना है आपको कि ढोला के पिता का नाम क्या था। राजा जसवंत सिंह, राजा नल सिंह, राजा जय सिंह या राजा हरराज सिंह। तो इनके पिता का नाम क्या था? राजा नल सिंह। किसका? ढोला मारूरा दोहा में ढोला के पिता का नाम क्या था? तो राजा नल सिंह था। ढोला मारूरा दोहा ये कब की है? तो ये 11वीं शताब्दी की है। कब की है? 11वीं शताब्दी की है। और किसने लिखा है ढोला मारूरा दोहा? तो कल्लोल ने, कवि कल्लोल ने लिखा है ढोला मारूरा दोहा। इसमें है क्या? तो राजकुमारी ढोला। ये ढोला मारूरा दोहा में जो ढोला के पिता का नाम पूछा है तो ये ढोला क्या है? ये राजकुमारी हैं। ढोला राजकुमारी हैं और इनके पिता राजा नल सिंह हैं। तो राजकुमारी जो इसमें क्या है? राजकुमार ढोला नहीं, ढोला राजकुमारी नहीं, राजकुमार है, राजकुमार है। ढोला राजकुमार है। इसमें ढोला राजकुमार है और राजकुमारी कौन है? मारू है। अच्छा एक मिनट, हम थोड़ा सा गलत बता दिए हैं। हाँ, ढोला क्या है? ये राजकुमार है, राजकुमार है। और इनके पिता का नाम क्या था? नल, राजा नल था। और मारू क्या है? मारू राजकुमारी हैं, ये राजकुमारी हैं। मारू क्या है? ये राजकुमारी हैं। इसमें ढोला मारो दोहा में क्या है? तो ढोला मारो दोहा में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू, ये इनकी मारवाड़ी, राजकुमारी मारवाड़ी
3 लोगों ने राजकुमार ढोला, राजकुमारी मारू और राजकुमारी मारवाड़ी की प्रेम कथा है और यह लोक प्रचलित प्रेम कथा है जो राजस्थान में अधिक लोकप्रिय है। यह मूलतः क्या है, दोहे में रचित है ये, और जिसमें कवि कुशल राय ने 17वीं सदी में कुछ चौपाइयाँ जोड़ी हैं। तो 17वीं सदी में ढोला मारुआ दोहा में ये तो लिखा है किसका, कवि कल्लोल का लिखा हुआ है ढोला मारुआ दोहा, पर इसमें कुशल राय ने क्या किया है, कुछ चौपाइयाँ और जोड़ दिया है। कब, 17वीं शताब्दी में। तो इसमें प्रश्न बनता है कि ढोला मारुआ दोहा कवि कल्लोल की है और किसने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ी है, तो कुशल, कौन है, कुशल राय, 17वीं शताब्दी में। कब, 17वीं शताब्दी में इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़े हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गोरखनाथ का समय 11वीं सदी, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। यह मान्यता किस विद्वान की है, यह मान्यता किस विद्वान की है, राहुल सांस्कृत्यायन की, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, या पीताम्बर दत्त बर्थवाल की। तो गोरखनाथ का समय पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं सदी माना है और मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। किसे, गोरखनाथ को मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखबानी का संपादन 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर किया था। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो थे ये क्या लिखे थे, गोरखबानी, और गोरखबानी का संपादन किए थे कौन, पीताम्बर दत्त बर्थवाल। और कितने ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर किया था, तो 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर गोरखबानी का संपादन किया था। और गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ जो थे यानी इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे, गोरखनाथ के गुरु। आगे बढ़ते हैं। नाथ सिद्ध की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन किसका है। कौन कह रहा है कि नाथ पंथ जो थे ये सिद्ध की परंपरा से ही छटकर निकले थे, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन जो है कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकले हैं, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होता है। शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था उन्होंने 1929 ईस्वी में आदिकाल प्रकरण 2 में कहा है। कहाँ कहा है, तो प्रकरण भी पूछता है, तो आदिकाल प्रकरण 2 में ये कहा है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में कि जो नाथ पंथ थे ये सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकले थे। और जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या कितनी है, तो नाथों की संख्या 9 है। नाथों की संख्या कितनी है, नाथों की संख्या 9 है, सिद्धों की संख्या 84 है। नाथों की संख्या 9 है, कौन कौन से, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथ बताए गए हैं। किसके अनुसार बताए गए हैं 9 नाथ, तो गोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ये गोरखनाथ की ही पुस्तक है। नागार्जुन हैं, जड़ भरत हैं, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलया अर्जुन। तो नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलया अर्जुन, ये कितने, ये हैं 9 नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। मिश्रित पिंगल भाषा की रचना है, मिश्रित पिंगल भाषा की रचना है, कौन सा है, मुहड़ोत नैड़सिरी ख्यात, मुहड़ोत नैड़सिरी ख्यात, पृथ्वीराज रासो, अचलदास खींची की वचनिका, अचलदास खींची की वचनिका, पाबूजी रा दूहा। तो पृथ्वीराज रासो जो है ये क्या है, ये पिंगल मिश्रित भाषा है। कैसी है, पिंगल मिश्रित
भाषा की रचना है? पिंगल मिश्रित भाषा की रचना पृथ्वीराज रासो है। शेष विकल्प गलत है। जो और सब है ये सब गलत है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? पृथ्वीराज रासो ये पिंगल मिश्रित भाषा है। और चंद्र जो है चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म कब हुआ था? तो पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। बताया जा रहा है कि भाषा शैली जो थी पिंगल की भाषा शैली का जन्म कब हुआ था? तो पूर्वी राजस्थान में हुआ था और ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ था। इस भाषा में चरण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्यकार की रचना हुई है। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। तो ये पिंगल है। पिंगल पूर्वी राजस्थान का क्या है? साहित्यिक रूप है। साहित्यिक रूप है पिंगल पूर्वी राजस्थान का। इसका अधिकतर प्रयोग जो करते हैं कौन? साहित्य इसका भाट जाति के कवियों द्वारा किया गया है पिंगल का। पिंगल जो है पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा किया गया है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थानी में पिंगल नाम से विख्यात है। अच्छा, जो हम लोग अवहट्ट करते हैं, अवहट्ट में जो विद्यापति ने लिखा है कीर्ति पताका और कीर्तिलता, तो ये डॉक्टर चटर्जी बता रहे हैं कि जो अवहट्ट है ना वही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात है। अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा है। आदिकाल हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है। कौन सा प्रश्न आदिकाल हिंदी के संबंध में उपयुक्त नहीं है बताना है। संयोगात्मकता की ओर झुकाव आदिकाल के संबंध में आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो संयोगात्मकता की ओर झुकाव, ड़ ध्वनि का विकास, ढ ध्वनि का विकास या संयुक्त स्वर ए का प्रयोग। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न कि आदिकालीन हिंदी के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो संयोगात्मकता की ओर झुकाव ये आदिकालीन हिंदी में सही नहीं है। इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मकता की ओर झुकाव उपयुक्त कथन सही नहीं है। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। आदिकाल का जो हिंदी का व्याकरण था आदिकालीन में वो 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफ़ी रूप ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों यानी स्वरों व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे। अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि अपभ्रंश में कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। 8 स्वर थे अपभ्रंश में। 8 स्वर थे। कितने थे? 8 स्वर थे अपभ्रंश में। आज का लास्ट प्रश्न है। कम्मान बाढ़ छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारी धार। घमसान धान सब वीर खेत, घनस्रोन बहत अस रकत रेत। उक्त पंक्तियों में किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? किसके मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन है? पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन गौरी का सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमोदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजयपाल की सेना। इसमें पूछा जा रहा है कि ये पंक्तियाँ जो हैं ये किसके मध्य होने वाले
युद्धों का वर्णन करती है। पृथ्वीराज की सेना व शहाबुद्दीन की सेना, शहाबुद्दीन की सेना व कुमुदमणि की सेना, पृथ्वीराज की सेना व समुद्र शिखर की सेना, शहाबुद्दीन गौरी की सेना व विजय पाल की सेना। तो ये कौन सा है जो ये पंक्तियां हैं किसके युद्धों के मध्य वर्णन करती हैं? कम्मान बाण छुट्टहि अपार, लागत लोह इस सारी धार, घमसान ध्यान सब वीर खेत, घन स्रोन बहत असरकत रेत। तो ये पृथ्वीराज शिखर की सेना व समुद्र शिखर की सेना के मध्य होने वाले युद्ध का वर्णन करती है। बच्चन सिंह ने लिखा है यह यानी पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। तो ये पूछा जाता है कि किसका कथन है कि पृथ्वीराज रासो एक क्या है, राजनीतिक महाकाव्य है। तो ये बच्चन सिंह का है। कई मास बाद पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय को ही सर्ग कहा गया है। तो पूछा जाता है, प्रश्न बना हुआ है कि पृथ्वीराज रासो में कौन सा सर्ग सबसे महत्वपूर्ण है? तो कैमास बद्ध जो है ये पृथ्वीराज रासो का महत्वपूर्ण सर्ग है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया था। पृथ्वीराज रासो अधूरा ग्रंथ है और चंद्रबरदाई इनके पुत्र थे, उन्होंने इसे पूरा किया था। आचार्य शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना है। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है और इनके पृथ्वीराज रासो जो थे हिंदी का प्रथम महाकाव्य। तो चंद्रबरदाई महाकवि माने हैं और इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो ये प्रथम महाकाव्य माने हैं। और ये शुक्ल जी अपने हिंदी साहित्य इतिहास में इसे जाली ग्रंथ भी ठहराते हैं। तो सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपना राय देना न भूलिएगा। तो जय माता दी, सभी को राधे राधे, नमस्कार।